दोस्तों मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की फिल्म है मीटिंग विद पॉल पॉट। ये कहानी इतिहास के सबसे खौफनाक मुलाकात पर आधारित है। जब इस घटना के बारे में दुनिया को पता चला तो सभी के होश उड़ गए। वामपंथी बुद्धिजीवियों के लिए ये फिल्म किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। जरा सोच कर देखो, तुम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हो जिसने एक दो नहीं बल्कि 20 लाख हत्याएं की हो, और ऐसा भी नहीं कि वो जेल में है बल्कि वो तुम्हें खुद अपने घर अपने देश इनवाइट कर रहा है। सोचो ऐसे में तो किसी की भी जान हलत में आ जाएगी। लेकिन पत्रकारिता के जगत में डर जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ मैं सच्चे पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, बिकाऊ नहीं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों साल है 1978। कंबोडियन नरसंहार से लगभग 3 साल बाद का वक्त है। हम एक प्लेन में 3 फ्रेंच पत्रकारों को देखते हैं, लीजा, एलन और पॉल, जो कंबोडिया जा रहे हैं वहां के रेजिम लीडर पॉल पॉट का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कंडक्ट करने। वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों ने सोचा कि वहां जाकर वो सच का पता लगाएंगे कि आखिर जेनोसाइड के पीछे की असलियत क्या है। पोल पॉट वाकई एक तानाशाह है या फिर लोगों का मसीहा। तीनों प्लेन से उतरकर यहाँ वहां देखने लगे। तभी सामने से खमर रूज के सोल्जर आते हुए दिखाई दिए। इनके यहाँ रुकने का सारा इंतजाम पोल पॉट के सोल्जर्स की निगरानी में होगा। वहाँ एक और शख्स आया जिसका नाम सुंग है, जो कि खमर रूज के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से है। उसने उनका लगेज लोड करवाया और उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। लीजा पूछने लगी कि आखिर वो उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने लाकर उसका सामान एक घर में रख दिया और बाहर से दरवाजा बंद करके वहां से चले गए। लीजा ने फिर पूछा कि आखिर हम हैं कहाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो परेशान होकर एक जगह बैठ गई। तभी उसे पास में रखी हुई एक धारदार कुल्हाड़ी मिली, जिसे देख उसके मन में कई सवाल उठने लगे। एलन और पॉल को भी उन्होंने अलग कमरे में रखा हुआ था ताकि उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन ना हो। दूसरे दिन वो उन्हें खमर रूज के स्कल्पचर और पेंटिंग स्टूडियो में ले गए, जो कि अब तक पूरी तरह से बना नहीं था। अंदर मजदूर और शिल्पकार अब भी काम पर लगे हुए थे। सुंग ने वहां काम कर रहे एक शख्स से कहा कि इस रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाकर हमारे लीडर पॉल पॉट का एक अच्छा सा स्टैचू लगाओ। यहाँ साफ साफ दिख रहा था कि ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। भले ही लीजा उसके शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि आखिर वो करवाना क्या चाहता है। वहाँ पॉल उनकी तस्वीरें लेने लगा। वहाँ खेती में लगने वाले लोहे के औजार भी बनाए जा रहे थे। कई चित्रकार पॉल पॉट की तस्वीर बना रहे होते हैं, जिसमें उसका एक हाथ दूसरी दिशा में कम्युनिस्ट फ्लैग की तरफ इशारा कर रहा है कि यही कंबोडिया का भविष्य है। लेकिन इस जेनोसाइड का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यहाँ वो पोल पॉट की बहन का इंटरव्यू लेने लगी, जो कि उसकी सगी बहन नहीं बल्कि चचेरी बहन है। लीजा ने उससे सवाल किया कि सभी बुद्धिजीवियों को इस क्रांति की वजह से क्यों मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन उसने सभी बातों को झूठ ठहरा दिया कि ये सब झूठ है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो खुद सोरबोन यूनिवर्सिटी से पास आउट है। यहाँ तक कि उसने तो इस वक्त चश्मा भी लगा रखा है। उस महिला ने कहा कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र है पॉल पॉट और उसके रिवोल्यूशन को बदनाम करने के लिए। लेकिन लीजा को उसकी बातों में एक झूठ साफ नजर आता है, क्योंकि कंबोडिया रेजिम चेंज के पहले से वो इस प्रोफेशन में है। किसी का झूठ पकड़ लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो इन बातों की हवाबाजी से अपनी रिपोर्ट नहीं तैयार करेगी, बल्कि वो यहाँ प्रूफ और फैक्ट्स इकट्ठा करने आई है। उसी दिन पॉल और लीजा ने कुछ मजदूरों को जाते हुए देखा, जो कि कंट्री साइड के एग्रीकल्चर में काम करने वाले शख्स है। वहाँ उनकी तस्वीरें लेने लगी, लेकिन उस सोल्जर ने उन्हें तस्वीरें लेने से रोक दिया और कहा कि अपने रूम में जाओ। उसका ये बर्ताव उन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। जबकि उन्हें खुद यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वाइट किया गया है, तो फिर क्यों उन्हें काम करने से रोका जा रहा है? इन सवालों ने पॉल और लीजा को काफी परेशान कर दिया था। दूसरे दिन एक चैन नाम का शख्स उनसे मिलने आया, जो कि पॉल पॉट का खास है। उसने बताया कि अभी पॉल पॉट थोड़ा बिजी है, वो जल्द ही उनसे मुलाकात करेगा। वो उन्हें पॉल पॉट का हिस्टोरिक रूम दिखाने ले गया। यही वो घर है जहाँ रहकर उसने कंबोडिया का भविष्य लिखा था। उसने बताया कि पॉल इसी रूम में इसी बेड पर सोया करता था। उनके बाहर जाने के बाद एलन उसके बेड पर सोकर देखता है। पॉल पॉट के बेड पर सोना उसके लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एलन एक वामपंथी बुद्धिजीवी है, जो कि पॉल पॉट और उसके विचारों का शुरुआत से समर्थक रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1960 के दशक में पॉल और एलन पेरिस के यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा करते थे। दोनों ही मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। दोनों एक ऐसा समाज चाहते थे जहाँ अमीर गरीब का भेद ना हो। इसी सोच के कारण एलन पॉल पॉट का समर्थन करने कंबोडिया आया है और वो इस नरसंहार को सच नहीं मानता है। शायद से ये वेस्टर्न मीडिया द्वारा फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वो सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है। यहाँ लीजा सोंग का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने लगी। ये वो वक्त था जब वियतनाम ने कंबोडिया के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसी के साथ कंबोडिया और वियतनाम के बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई थी। सुंग ने बताया कि ये सभी क्रांति के दुश्मन है। इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था के समर्थन में हैं, और बाकी बचे हुए 10% लोग गद्दार हैं, जो इसी देश में रहकर इस व्यवस्था के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। उनसे भी जल्द ही निपट लिया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं एलन लीजा से पॉल पॉट और उसके विचारों का गुणगान करने लगा, जो सच में अपने लोगों के हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन लीजा जो जानती है कि ये तो वो बात हो गई जितना उन्हें दिखाया या बताया गया है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता।
तभी सोल्जर्स ने आकर जबरन उन्हें गाड़ी में बिठाया। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ आसपास की तस्वीरें ले और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। रात सभी खाने पर बैठे थे। लीजा कंट्री साइड के इलाकों में जाकर वहाँ के रहन सहन देखना चाहती थी, लेकिन वो हर बार उन्हें ले जाने से मना कर देते। वो बस देखना चाहती थी कि खमेर रूज के 3 सालों के शासन में लोगों के निजी जीवन में कितना ज्यादा बदलाव आया है। इसलिए लीजा ने झूठ कह दिया कि नॉम फेन में उसके दोस्त रहा करते थे, लेकिन सुंग और उसका साथी सोल्जर कहने लगा कि अगर वो उनके नाम बता देगी तो उन्हें जरूर ढूंढ देंगे। सोखा नाम का सोल्जर गुस्से में बात करने लगा कि इसके दोस्त यानी कि वो भी गद्दार ही होंगे। लीजा को पता चल गया कि अगर उसके दोस्त असलियत में होते तो शायद ये उन्हें जान से मार देते। रात हम लीजा और पॉल को उस इलाके का मैप चेक करते हुए देख पाते हैं, लेकिन एलन अपनी अलग ही दुनिया में खोया है क्योंकि उसे पॉल पॉट की व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन सुंग उन्हें ले जाकर अपने सोल्जर्स का रहन सहन दिखाने लगा कि कैसे वो सुअर पालन करते हैं और राइस का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। पॉल छिपकर उनके स्टोरेज रूम में चला गया। वहां उसने राइस की बोरियां चेक करी तो उसमें मिट्टी और चावल के ऊपरी छिलके थे, जिसे भूसा भी कहते हैं, जिसे इंसान नहीं खा सकता। उसने ये बात जाकर लीजा से बताई और सबूत भी दिखाया। यहाँ सोंग ने लीजा से बताया कि वो 1 हेक्टर में 9 टन राइस का उत्पादन करते हैं, लेकिन लीजा जानती है कि 1 हेक्टर में 3 टन से ज्यादा राइस का उत्पादन नहीं किया जा सकता। वो साफ झूठ कह रहा था और सच को गुमराह कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि खैमर रोज उसके सामने एक नकली आदर्श कंबोडिया को पेश करते हैं। वो केवल वही दिखाते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। गोदामों में रखी चावल की वो बोरियां सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए थी कि देश में अनाज भरा पड़ा है। असल में उन बोरियों के अंदर चावल था ही नहीं, बल्कि केवल वजन बढ़ाने के लिए मिट्टी, कंकड़ और चावल का छिलका भरा हुआ था। सच्चाई यही थी कि पॉल पॉट की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में भयानक अकाल और भुखमरी आ गई थी। लोगों से जबरन खेतों में काम कराया जाता था, लेकिन अनाज को या तो सैनिक खुद खा जाते थे या तो हथियार खरीदने के लिए चीन को निर्यात कर दिए जाते थे, जबकि आम जनता घास फूस खाने पर मजबूर थी। दूसरे दिन सोंग का इंटरव्यू लेते वक्त वो पूछने लगी कि तुम्हारी इस क्रांति में इंसानों के लिए क्या जगह है। इस पर वो चिढ़ गया और कहने लगा कि शायद से तुम्हें हमारे रिवोल्यूशन की कोई जानकारी नहीं। हर सच को वो अपने झूठ से ढकता जा रहा था। दूसरे दिन सुबह पता चला कि पॉल अपने कमरे में नहीं है। यहाँ सोल्जर्स में खलबली मच गई। वो उसे हर जगह ढूंढने लगे। सुंग ने एलन और लीजा से भी पूछताछ करी कि आखिर उनका दोस्त कहाँ है। यहाँ उन्होंने कह दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। यहाँ हम पॉल को अपने कैमरा के साथ जंगल में देखते हैं। वो उन जगहों पर पहुंच जाता है जिसे खैमर रूज की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती थी। पॉल को खेतों और जंगलों के पास सामूहिक कब्र मिलती है जहाँ इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थी। वो देखता है कि लोगों को गोलियों से नहीं बल्कि गोलियां बचाने के लिए कुदाल और डंडों से पीट कर मारा गया था। जिन गांवों को सरकार खुशहाल बता रही थी वहां बच्चे कुपोषण के कारण कंकाल बन चुके थे। वो देखता है खैमर रूज ने कंबोडिया के प्राचीन बौद्ध मठों को तोड़ दिया है या उन्हें अनाज के गोदामों और सुअरों के बाड़ों में बदल दिया है। इन सभी दृश्यों को देख पॉल समझ जाता है कि कंबोडिया कोई समानता का स्वर्ग नहीं बल्कि एक जीता जागता नर्क बन चुका है। वो अपनी जान को जोखिम में डाल इन सभी तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद करता है। रात हम सोखा को गुस्से में देखते हैं। उसने अपने जिन 2 आदमियों को पॉल को ढूंढने के लिए भेजा था वो अपने काम में असफल रहे क्योंकि पॉल अभी तक नहीं मिला। इसलिए उन दोनों को सोल्जर्स पकड़कर ले जाने लगे क्योंकि यही दोनों शख्स उसके घर के बाहर निगरानी करते थे। शायद से दोनों को अब मार दिया जाएगा। ये देख एलन और लीजा थोड़ा डर गए। रात पॉल को जंगल से पकड़ लिया गया और वहां उसकी तलाशी लेने लगे। उसके कैमरा और रील को उन्होंने क्रश कर दिया। दूसरी सुबह सोंग ने बताया कि अब वो अकेले घर से बाहर नहीं जा सकते। हर वक्त उनके साथ 2 आदमी रहेंगे। उसी दिन हम देखते हैं पॉल अब खैमर रूज के दिखावे और ड्रामे से परेशान हो चुका था। वो अकेले लेक की तरफ जाने लगा तो 2 सोल्जर्स उसके पीछे जाने लगे, जिस पर पॉल गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे पता चल गया कि उनका ये दौरा पूरी तरह से प्लान था ताकि उन्हें तथ्यों से गुमराह किया जा सके। वो चिल्लाने लगा कि मुझे भी मार दो। इस बात से सोंग उस पर गुस्सा हुआ कि लाख समझाने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा है और उसके लिए ये आखिरी वार्निंग है। अगर उसने ऑर्डर्स नहीं फॉलो किए तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। लीजा भी उसके भीतर होते उथल पुथल को समझ पा रही थी। उसने कहा कि वो दुनिया को सच्चाई जरूर दिखाएंगे जो यहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जरूरी नहीं कि उसके पास फोटोग्राफ्स हों। उसके बाद वहां से चली गई। हम देखते हैं पॉल ने अपने ड्रॉवर से एक रील निकाला। इसमें शायद से उस दिन के लिए गए फोटोग्राफ्स हैं जो कि उसने पहले ही छिपा दिए थे। यहाँ एलन जो पॉल पॉट की अंधभक्ति में इस कदर पागल है कि वो उन सोल्जर्स के साथ मस्ती मजाक कर रहा होता है। ये वही सोल्जर्स हैं जिन्होंने लाखों मासूमों बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया था। जब दोनों वापस पॉल से मिलने आए तो पॉल अपने कमरे में नहीं था। उन्हें डर है कि पॉल के साथ कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। वो सीधा उनके कॉमरेड के पास गई क्योंकि इस बार पॉल भागा नहीं है। इन्होंने ही उसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन सोंग ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। रात दोनों चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर पॉल के साथ क्या हुआ होगा। रात एक बुरे सपने से लीजा की नींद टूट गई। दूसरे दिन जब लीजा अपनी रिपोर्ट टाइप कर रही थी तो उसे अपने टाइपराइटर में छिपा हुआ एक रील मिला। ये रील पॉल ने मिसिंग होने से पहले इसमें छिपा दी थी, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स थे, जिससे इनकी घिनौनी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। दूसरे दिन सोंग उनके पास
आया और बताने लगा कि पॉल पॉट उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। उन्हें उसके लिए ब्रूस कैंप चलना होगा। उसके बाद वो नॉम पेन आकर अपने देश वापस लौट सकते हैं। लेकिन लीजा कहने लगी कि जब तक पॉल का पता नहीं चल जाता वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ सोंग कहने लगा कि शायद से उसे जंगल में वियतनामीज सोल्जर्स ने पकड़ लिया होगा। यहाँ उसने पॉल को CIA या KGB का जासूस बता दिया। लीजा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि शायद से इन्होंने पॉल की हत्या कर दी है। एलन ने कहा कि वो पॉल पॉट से मिलकर इस बारे में जरूर बात करेगा। लीजा को नहीं लगता कि इससे कुछ भी हासिल होगा क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन वो अंत तक अपनी जिद पर ही थी कि पॉल के बिना वो यहाँ से नहीं जाने वाली। अगले दिन उन्हें पॉल पॉट से मिलवाने ले जाया गया जहां उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। मुलाकात से पहले उनके ऊपर से लेकर नीचे तक तलाशी ली गई जिस पर एलन बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। इंटरव्यू कंबोडिया के एक सुनसान और मिलिट्री कंट्रोल पैलेस में होता है। चारों तरफ बंदूक ताने खैमर रूज के सोल्जर खड़े होते हैं। अंदर अजीब सा सन्नाटा और खौफ पसरा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पॉल पॉट आता है और इसी के साथ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है। इस पहली मुलाकात में पॉल पॉट अपनी क्रूर नीतियों को छिपाकर एक आदर्श और बराबरी वाले समाज का झूठा प्रोपेगेंडा पेश करता है। लीजा जब वहां के हालातों और गायब होते लोगों पर तीखे सवाल पूछती है कि कंबोडिया के शहरों से रातों रात लाखों लोग कहां गायब हो गए, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, प्रोफेसर और पुराने अधिकारियों को कहां रखा गया है, वो बड़ी ही चालाकी से हंसकर कहता है कि कंबोडिया से कोई गायब नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिकी बमबारी के खतरे से बचने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को अपनी मर्जी से गाँव में खेती करने के लिए भेजा गया है। पॉल पॉट इसे पश्चिमी मीडिया का दुष्प्रचार बताकर टाल देता है। लीजा वियतनाम सीमा पर बढ़ते हुए तनाव और युद्ध की आकांक्षा पर सवाल करती है, लेकिन वो दावा करता है कि कंबोडिया की सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि एलन अपनी पुरानी दोस्ती और मार्क्सवादी विचारधारा के कारण पॉल पॉट पर पूरा भरोसा करता है। पॉल पॉट खुद बहुत शांत, धीमी आवाज में और चेहरे पर एक नकली मुस्कान रखकर बात करता है जो उसके अंदर छिपे हुए तानाशाह को और भी ज्यादा डरावना बनाती है। पॉल पॉट पर जब सवाल भारी पड़ने लगे तो वो उठकर वहां से चला गया। एक झूठे और नकली शासक की यही पहचान होती है कि वो अक्सर सवालों से बचकर भागता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी नीतियां फेल हो चुकी हैं। यहाँ हम देखते हैं रात होने तक पॉल पॉट के आदेश पर दोनों को सोल्जर्स ने अपनी निगरानी में रखा होता है। लीजा और एलन काफी डरे हुए थे। उसके बाद वो लीजा को वहां से लेकर चले गए और एलन को पॉल पॉट से मिलवाने ले जाया गया क्योंकि एलन अपने पुराने दोस्त से मिलने को बहुत ही ज्यादा इच्छुक था। एलन शुरुआत में पॉल पॉट से कहता है कि वो वैचारिक रूप से अभी भी खैमर रूज के लक्ष्यों और क्रांति का समर्थन करता है। वो कहता है कि वो भी एक ऐसा ही बराबरी वाला समाज देखना चाहता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एलन अपनी चिंताएं व्यक्त करने लगता है। वो पॉल पॉट से सीधे तौर पर पूछता है कि इस क्रांति और समानता की आड़ में आम जनता के साथ इतनी क्रूरता और तानाशाही क्यों की जा रही है। एलन पॉल पॉट को टोकते हुए कहता है कि जिस तरीके का वो शासन अपना रहा है, जैसे कंबोडियन लोगों को गुलाम बनाकर खेतों में काम करवाना और उनकी हत्याएं करना, इस तरह से ये राज्य कभी सफल नहीं हो पाएगा और आखिरी में भुखमरी से बर्बाद हो जाएगा। पॉल पॉट एलन की दलीलों और आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तानाशाह को लगता है कि उसका पुराना दोस्त अब उसके साथ नहीं बल्कि क्रांति का दुश्मन बन चुका है। इसी बातचीत के दौरान पॉल पॉट के प्रति एलन का अंधविश्वास हमेशा के लिए टूट जाता है। एलन के आंखों से पॉल पॉट के अंधभक्ति का चश्मा पूरी तरह से उतर जाता है। लेकिन तानाशाह की नीतियों पर सवाल उठाने की यही कीमत वो कुछ ही घंटों बाद अपनी जान देकर चुकाता है। रात ही पॉल पॉट ने अपने सोल्जर्स को भेजकर एलन के बेडरूम में ही उसकी हत्या करवा दी। एलन कंबोडिया सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्त पर विश्वास था कि वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन पॉल पॉट के लिए अब दोस्ती की कोई अहमियत नहीं बची थी। जब उसी पुराने दोस्त एलन ने उसकी गलत नीतियों पर सवाल उठाया तो पॉल पॉट ने बिना झिझक के उसे अपने रास्ते से हटवा दिया। सुबह हम लीजा को अपने देश वापस लौटते हुए देखते हैं। मन में पॉल और एलन को खोने का दुख उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसके सामने एक ताबूत रखा हुआ था जिसमें एलन का शव रखा है, लेकिन उन्होंने पॉल के साथ क्या किया ये राज भी अब तक राज ही है। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, पॉल पॉट कंबोडिया का एक तानाशाह था जिसने 1975 से लेकर 1969 तक कंबोडिया पर शासन किया। 1969 में कंबोडिया वियतनाम युद्ध के दौरान उसकी सरकार को हटा दिया गया। उसने कंबोडिया के कम्युनिस्ट आंदोलन जिसे खैमर रूज के नाम से जाना जाता है की अगुवाई की। 1975 में खैमर रूज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कैम्पुचिया के नेतृत्व में एक पार्टी शासन स्थापित किया। अगले 4 सालों में खैमर रूज ने कंबोडिया में एक ऐसे नरसंहार को अंजाम दिया जिसे आज कंबोडियन जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान लगभग 15 से 20 लाख लोगों की मौत हुई, जो उस समय कंबोडिया की कुल आबादी का करीब 1/4 हिस्सा था। दिसंबर 1978 में वियतनाम ने खैमर रूज को सत्ता से हटाने के लिए कंबोडिया पर हमला कर दिया। इसके साथ ही नरसंहार का अंत हुआ और कंबोडिया में एक नई सरकार बनाई गई। खैमर रूज की ताकत सिमट कर देश के पश्चिमी ग्रामीण इलाकों तक ही रह गई। आज पॉल पॉट को आधुनिक विश्व इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी तानाशाहों में से एक माना जाता है। असल जिंदगी में ये कहानी स्कॉटलैंड के प्रोफेसर मैल्कम कार्डवेल पर आधारित है, जो पॉल पॉट के समर्थक थे और कंबोडिया में इंटरव्यू के तुरंत बाद उनकी हत्या करवा दी गई थी।
पहुंची। एलन की हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि वो शासन के अत्याचारों और उसकी असफलता पर सवाल उठाने लगता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।